नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान गंगा के इस चैनल पर आप बच्चों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करते हैं आखिर संस्कृत की उपयोगिता क्या है। हम एमए करने के पश्चात संस्कृत के क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैं देख रही हूँ काफी बच्चों को लगता है कि नहीं, संस्कृत एक कठिन विषय है, हम इसे कैसे पढ़ेंगे, हमारे लिए अन्य विषय ज्यादा सरल पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि या ये भी हो सकता है कि लोगों के मन में ये आता है कि नहीं, इसमें कोई कैरियर नहीं है। हम बहुत सारे लोग जोड़ देते हैं कि पूजा पाठ, कर्मकांड, इसके अतिरिक्त संस्कृत में है क्या। लोग हंसी भी करते हैं कि अरे भाई, कथा और पंडिताई थोड़ी करनी है हमें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बैठकर इस विषय पर विचार करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है, अगर हम संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं तो एक जो कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, उसको हम अगर विचार करें, उसको पढ़ें, इस विषय की गहराई तक जाएं, तो हमें पता चलेगा कि संस्कृत भाषा धर्म से जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं है, क्योंकि संस्कृत देव भाषा मानी जाती है। कहते हैं कि भारत देश की या किसी भी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है उसकी जननी वो संस्कृत है। संस्कृत आर्यावर्त की एक ऐसी भाषा मानी जाती है जो जीवित है, कभी मृत प्राय मानी ही नहीं गई। तो ऐसी भाषा के लिए अगर हम इस क्षेत्र में संस्कृत विषय में जा रहे हैं तो हमें ये लगना ही नहीं चाहिए, हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी भाषा को पढ़ रहे हैं जो सारी भाषाओं को अपने से जुड़ने का मौका दी है। संस्कृत जननी है, देव भाषा है, तो जाहिर है कि संस्कृत अपने आप में संपूर्ण भाषा है। हमें इसके लिए किसी अन्य भाई कि हमें संस्कृत पढ़ना आ गया तो हम सारे विषयों को पढ़ सकते हैं, हम सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं लोगों की अब ये एक थिंकिंग जो हो जाती है कि नहीं, हम संस्कृत से एमए कर लेंगे आज तो हमें कैरियर नहीं मिलेगा। फिर मैं वही बात कहती हूँ कि सिर्फ पूजा पाठ, कर्मकांड, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें कितने कैरियर, मतलब कितनी संभावनाएं, कितने रोजगार हैं। इसको अगर आप अंदर तक जाएंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि अरे, हम तो जिसके बारे में ये सब सोच रहे थे कि नहीं ये सिर्फ एक भाषा है, एक धर्म से रिलेटेड भाषा है, तो नहीं, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि ये भाषा एक धार्मिक भाषा है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण, मैं बहुत ज्यादा खींचूंगी भी नहीं है इसको, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें संभावनाएं कहाँ कहाँ है। अब जैसे आप ले सकते हैं कि सबसे पहले आप आ सकते हैं कर्मकांड में ही, पूजा पाठ, ये आपको रोजगार तो आपका सबसे प्रबल रोजगार है। कर्मकांड करके आप कितना पैसा तो कमा ही सकते हैं, और पैसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं होता। साथ में आप इसको ध्यान देंगे कि पूजा पाठ, धर्म, हमें डिवाइन वर्शिप जो हम जुड़ते हैं, भगवान से जाकर के सीधा हमारा संबंध होता है, वो अलग चीज है। लेकिन पूजा पाठ, कर्मकांड से जो हम पैसा भी अर्न कर रहे हैं वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आदर के पात्र भी बन रहे हैं क्योंकि लोग हमें जानते हैं। ये हमारी एक पहचान हो गई कि अगर ये पंडित जी हैं, अरे पूजा पाठ कराते हैं, ये कर्मकांड करते हैं। और वैसे भी हमारे जितनी भी कर्मकांड है, हमारे 16 संस्कार लिए गए हैं, वो चाहे गर्भाधान संस्कार हो, उसके बाद आप अन्नप्राशन ले लीजिए, आप पुंसवन संस्कार ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ तक कि अंत्येष्टि तक जितने भी संस्कार होते हैं सब संस्कृत से ही है, उससे ही रिलेटिव है। तो ये तो आपका एक संभावना हो गया एक क्षेत्र में कि कर्मकांड, पूजा पाठ। आप दूसरा क्षेत्र देख सकते हैं जैसे कि आर्मी, आपने एमए कर लिया संस्कृत से, धर्मगुरु वहां कहा जाता है, एक पोस्ट निकलती है। और हमको लगता है कि धर्मगुरु बनने के बाद हाँ, इतना तो जरूर है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि इस संसार में सफलता का कोई छोटा सा रास्ता होता है, कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है। हम कोई भी विषय पढ़ेंगे, हमें अध्ययन करना पड़ेगा, और उस अध्ययन करने में हमें कठिनाई का भी अनुभव होगा।
तो वही हाल संस्कृत में भी है। हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, हमने एमए कर लिया, एमए का महत्व तो है। जैसे कि मैंने पहले शुरू में ही कह दिया था कि हम विषय इस पर बात करेंगे कि हम एमए करने के बाद संस्कृत में क्या क्या हमारे लिए संभावनाएं हैं। तो धर्म गुरु, जैसे कि मैंने कहा सेना में, आर्मी में हम धर्म गुरु के पोस्ट पर तैनात हो सकते हैं, हमारी वहां नियुक्ति हो सकती है, ये भी अच्छी बात है। हमने पढ़ा और एमए कर लिया, हमने एग्जाम दिया और क्वालिफाई हो गए हम, तो आप समझिए कि सबसे सैलरी की तो बात छोड़ दी, सैलरी तो बहुत अच्छी है, साथ ही हमें विदेशों में भी भ्रमण करने का मौका मिलेगा, लोगों से आदर और सम्मान जो मिलेगा वो अलग बात है। हमें बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो सरकार देती है, क्योंकि सेना हमारी देश की सुरक्षा के लिए जो लोग तैनात हैं, जो लोग देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं, आप समझ सकते हैं कि हम उनमें से अगर किसी पोस्ट पे जा रहे हैं तो हमारे लिए कितनी ज्यादा जो सम्मान का भाव है वो जनता में आता है। फिर हम आ सकते हैं अनुवादक पर। अनुवादक, ट्रांसलेटर, जैसे कि होते हैं किसी इंग्लिश को संस्कृत में करना है, आपको हिंदी को संस्कृत में करना है, आप स्वयं का कोई कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में जाइए तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप उस चीज को एक रोजगार के रूप में ले सकते हैं। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, कहीं कोई पोस्ट निकल रही है आप उसको डाल सकते हैं, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। आयुर्वेद में आप जाइए तो मुझे नहीं लगता कि बिना संस्कृत के आयुर्वेद में आपका कोई अस्तित्व है। और जब कोविड आया था, आप ध्यान देंगे, अगर आपको याद होगा, उस महामारी के दौरान हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय भी है, और संस्कृत को अगर आप निगलेक्ट करके आप ये सोचें कि हम आयुर्वेद ऐसे ही पढ़ लेंगे, बन जाएंगे, तो नहीं। आयुर्वेद में भी जो भी लिखे गए हैं वो सब संस्कृत। आयुर्वेद को पढ़ने के लिए जो भी विषय तैयार किया गया है, जो अलग से उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वो संस्कृत में है। तो जब आयुर्वेद में आप जाएंगे, उसमें आप अपना कैरियर बनाने की सोचेंगे। और आज इस युग में, वर्तमान में अगर आप देखेंगे, युग क्या वर्तमान काल में आप देखेंगे, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से वो मानसिक तनाव से है, या आप कह सकते हैं शारीरिक अस्वस्थता उसके पास है। और इन सब का उपाय हमको लगता है कि कहीं ना कहीं लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। हमें मानसिक शांति, हमारे लिए कोई भी दिक्कत है, आयुर्वेद में उसका पूरी तरह से निवारण है। तो अगर हम आयुर्वेद में भी अपना स्थान बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं, तो निसंदेह हमें कहाँ जाना पड़ेगा? संस्कृत की शरण में जाना पड़ेगा। और एमए करने के बाद तो इसमें और भी प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि किसी भी विषय के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, आधी अधूरी जो ज्ञान होती है वो कहीं भी हमारे लिए उचित नहीं है। तो हमें इस क्षेत्र में भी जाने के लिए कहीं ना कहीं क्या पूर्ण रूपेण संस्कृत पर निर्भर होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप संस्कृत का अध्ययन करिए। जरूरी नहीं है कि आप इतना ज्यादा गहराई में जाएं, नहीं। हम जब आप उसको पढ़ेंगे, आपको संस्कृत पढ़ना आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि आप संस्कृत पढ़ लिए, आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। अरे कहा भी गया है कि भगवान शंकर के डमरू से ही जो 14 माहेश्वर आयु उड़ा, ये माहेश्वर सूत्र जो निकले हुए हैं, वो संस्कृत की मूल प्रति है। मतलब संस्कृत भाषा का मूल उद्गम है, और जो भगवान के ही उद्गम स्थान से निकला हो भाषा, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको मुझे बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और है, वास्तुकला। आप अच्छे से जानते हैं, आप गुप्त काल में चले जाइए, प्राचीन इतिहास अगर आप पढ़ते हैं या मध्यकालीन जो भी पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्तूप हैं, बहुत सारी ऐसी कलाएं आज पहले जो बना निर्माण किए गए हैं। मुझे लगता है क्या आज इस युग में हम ऐसी किसी भवन का निर्माण कर सकते हैं कि जो 500, 1200 मतलब युग युगांतर तो काफी समय तक उसका वो बना रहे? नहीं। इसको भी अगर जानना है, इसका भी अध्ययन करना है कि कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे हुआ, कैसे हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है।
इसका भी ऑप्शन हमारे लिए संस्कृत विषय में है। हम इसमें भी अपने कैरियर को बना सकते हैं। कुछ बच्चे प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते होंगे, पुरातत्व विभाग अलग से जो है आप जानते हैं, उसमें भी कैरियर की संभावना है। आप कहेंगे नहीं, जो प्राचीन इतिहास पढ़ रहा है उसके लिए पुरातत्व में कैरियर है, हम संस्कृत में नहीं मान सकते। तो मैं कहूंगी मान सकते हैं, क्योंकि पुरातत्व में भी ऐसे आप कई शिलालेखों पर जाएंगे जहां पर हो सकता है कि प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, बहुत सारे, लेकिन सबका जो एक संबंध है। आप संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें भी पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है, तो संस्कृत तो अब आप जान ही गए होंगे कि महत्वपूर्ण है। आपको पुरातत्व में भी अगर कैरियर बनाना है, आपको शिलालेखों का अध्ययन करना है, इसमें अपने कैरियर को, अपने रोजगार को बढ़ाना है, तो संस्कृत आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एमए करने का। उसके बाद आप फिर आगे आइए, तो आप सबसे पहले योगा, उसमें चले जाइए। अब आप बता दीजिए, योग यही नहीं, मुझे जहां तक समझ में आता है कि इस समय सऊदी अरब में, सऊदी अरेबिया जो देश है, वहां स्कूलों में योग को महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया है। हम ये कह सकते हैं अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि योग ऐसी प्रणाली है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। और जब वहां पर ऐसी कंट्री में योग को महत्व दिया जा रहा है, तो क्या आप इसको मान सकते हैं कि संस्कृत का कोई महत्व नहीं है? अष्टांग योग कहाँ मिलता है आपको? योग समत्व भावम योगम युज्यते, भागवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि जहाँ सम की भावना आ जाए वही योग है। तो योग की तो जो शुरुआत है, प्रारंभ है अष्टांग योग। आप चले जाइए तो हमारे यहाँ योग दर्शन ही है। तो योग दर्शन जब संस्कृत से ही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा कैरियर इसमें है? ये नहीं है। आज योग सबसे बड़ा कैरियर का क्षेत्र हो गया है कि हम इस पर, बहुत सारे लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो योग को इतना महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं, उस पर किताबें प्रकाशन करवा रहे हैं, पुस्तक प्रकाशन करके योग के महत्व को बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बालकृष्ण दीक्षित जी हैं, संस्कृत के कितने बड़े प्रकांड विद्वान हैं, और उन्होंने ही योग को और बढ़ावा दिया है। तो करियर की संभावना आपको योग में भी दिख रही है। साथ ही साथ आप आगे और करियर बनाना चाह रहे हैं, तो एक हम महत्वपूर्ण दिशा में बढ़ते हैं, जो कि 80% लोग इस क्षेत्र में बढ़ते हैं, वो है टीचर, शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं ना कि सरस्वती और लक्ष्मी जी आपस में बहने हैं, और सरस्वती जी जहां रहेंगी, लक्ष्मी जी को तो अपने आप जाना ही है, क्योंकि बहनों का प्यार ऐसा होता है, लेकिन सरस्वती जी मुख्य हैं, यानी कि विद्या की देवी हैं। तो अगर हमारे पास ज्ञान है तो पैसा, रुपया, लक्ष्मी तो अपने आप आ ही सकती हैं। तो टीचर, इस दिशा में हम टीचर बने। और आप, जैसे कि मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि आप यूजी करने के बाद टीचर नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आप बीएड करेंगे, कुछ भी करेंगे, आप टीजीटी का भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटर कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट होना, फिर मैं कह रही हूँ, बहुत आवश्यक है आपके लिए। आप जब एमए कर लेंगे किसी भी विषय से, लेकिन मैं यहाँ पर संस्कृत की बात करने बैठी हूँ, तो मैं आपसे कहूंगी कि संस्कृत में भी इसकी, इस क्षेत्र में प्रबल संभावना है। आप एमए करेंगे, एमए के साथ आप एमए पास करने के बाद पीजीटी का वांट आ रहा है, आप उसमें डाल सकते हैं। आप पीजीटी निकाल करके उसमें, और मुझे लगता है कि इस समय ऐसा नहीं है कि सीटों की संख्या भी कम आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी भर सकते हैं, किसी भी, एमए अगर आपने कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप वहीं भर सकते हैं, आप यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी उसमें जाइए, स्थान पर आपने एमए कर लिया है, आप पीजीटी का वांट आ रहा है, यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं भी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जादू से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि संस्कृत विषय के क्षेत्र में आपके पीजीटी में भी प्रबल संभावनाएं हैं, जो कि एमए करने के बाद ही आपको मिल सकती हैं। और इस समय जो भीड़ बढ़ रही है, जैसे लोग तुरंत सोचते हैं कि नहीं, हमें यूजी करने के बाद सीधे बीटीसी कर लेनी है, बीएड कर लेना है, तो क्या आपको लगता है कि जो प्रतियोगिता का ये जो दौर चल रहा है, ये क्षण चल रहा है, आप तुरंत बीएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, आपको तुरंत ऑप्शन मिल जाएगा नौकरी का? नहीं, उसके लिए भी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा और आगे अपने आप को बढ़ाइए और उसमें क्षेत्र में मजबूत करिए, और उस मजबूती को करने को आपको सीधे से फिर एमए करने के लिए आना पड़ेगा। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री आपको मिल जाएगी, तो आपके साथ आप ठीक है बीएड को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप एमए कर रहे हो, उसके बाद आप फिर इधर पीजीटी को आप डाल सकते हैं, आप उधर बीएड भी कर सकते हो। साथ ही साथ पीजीटी का एक महत्व, आप पीजीटी करने के बाद इंटर कॉलेज में बन गए, या आपने पीजीटी नहीं किया सीधे सीधे एमए ही कर लिया, तो एमए के बाद आपको और लाभ है। वो लाभ है क्या कि आप पीएचडी कर सकते हो, नेट तो डाल ही सकते हो। मान लीजिए नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव हुए हैं नेट के लिए, लेकिन आप पीएचडी, मुझे लगता है कि मास्टर ऑफ आर्ट करने के बाद जब आप करते हैं सीधे सीधे, तो आपको उसका बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि कोई चीज जिसे अल्प ज्ञान है तो हमें नहीं लगता कि उस क्षेत्र में आपको तुरंत सफलता मिल जाएगी। आप थोड़ा और मैच्योर होइए, आप अपने कोर्स को पूरा कीजिए, उसके बाद आप आगे जाइए। तो पीएचडी करेंगे, सबसे पहले बात पीएचडी कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, जेआरएफ आप निकाल रहे हैं, तो पीएचडी करने के बाद डॉक्टर तो जुड़ ही रहा है। साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन के लिए भी तैयार हो रहे हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी कॉलेज में। तो ये सोचिए, कॉलेज में बन सकते हैं, विश्वविद्यालय में बन सकते हैं, आपके लिए कितने गर्व की बात है कि आदर सम्मान पैसा सब कुछ है। संस्कृत में बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं, आप कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में डाल सकते हैं, तो ये टीचर भी आप बन सकते हैं। और उसके पश्चात कथावाचक, आज इस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे एक से एक नाम है, जया किशोरी जी हैं। मैं नाम के बहुत उसमें नहीं जाऊंगी, इसलिए कि आप इतना तो आप जानते ही हैं, देखते हैं, समाचार देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आपको पता है कि कथावाचक, आप भागवत आपके यहाँ होता है, सब बैठते हैं, लोग कथा कहने के लिए आते हैं, आप सुनने जाते हैं, तो आपको ये अंदर से लगता है कि नहीं, अरे कितनी बड़ी बात है, कथा कहते हैं, सुनते हैं, आपको वो कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि कथावाचक बनने के लिए भी आप, ऐसा नहीं है कि संस्कृत में एकदम गहराई तक उतर जाएंगे तो आप कथावाचक तभी बन पाएंगे, आपको थोड़ा सा ज्ञान तो होना चाहिए। और संस्कृत इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से श्लोक जो हैं जब आप पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने संस्कृत से एमए कर लिया है, आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, उस विषय के ज्ञाता हैं, आप उसको अच्छे से जानकारी रखते हैं, तो आप सोचिए कि कथा कहने में आपके लिए कितनी मदद हो सकती है। इसके लिए आप अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। सरकार ने इस विषय को बचाने, इस भाषा को बचाने के लिए, हम इसको बचाने के लिए इस कैसे, हमने कहा ना कि जीवित भाषा है, लेकिन बचाने की बात मेरे मुंह से इसलिए निकली क्योंकि आज इस दौर में बच्चे क्या कहते हैं कि नहीं हमें संस्कृत नहीं पढ़ना है, उसका बच्चों का भी दोष नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आप चले जाइए तो हाई स्कूल, इंटर, जैसे जहां जहां इसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, लोग नहीं साइंस की तरफ भागना है, ये करना है। तो सबसे बड़ी चीज तो आप ये जान लीजिए कि एनईपी, नई शिक्षा नीति जो राष्ट्र आ गई है आपकी, इसमें तो वैसे भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आप साइंस के हैं तो भी आर्ट्स का भी ले सकते हैं, आर्ट्स के हैं तो आप साइंस का ले सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, आप संस्कृत लीजिए, इसमें आप ध्यान दीजिए। और हिंदी के साथ संस्कृत तो बहुत अनिवार्य है। अगर हर आदमी तो अधिकारी बनना नहीं चाहता, काफी बच्चों का ये सपना है कि हम टीचर ही बनेंगे, अगर वो टीजीटी डाल रहा है तो उसके साथ कहीं ना कहीं हिंदी अगर उसने लिया है तो हिंदी में उसको टीचर बनने के लिए भी संस्कृत की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदी के साथ जब भी ये निकलता है नियुक्ति का कोई भी आवेदन, तो उसमें रहता है कि आप संस्कृत से या उसके समकक्ष आचार्य कोई भी डिग्री आपके पास हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप हिंदी में फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते टीजीटी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक है संस्कृत को पढ़ना। अगर आप हिंदी से टीचर बनना चाहते हैं, संस्कृत को छोड़ दीजिए, अगर आप हिंदी से ही टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए संस्कृत कितना अनिवार्य है। बच्चे बहुत सारे हैं जो इस मिथ्या उसमें रहते हैं, उनको पता ही नहीं है, अगर बताया भी जाए तो नहीं समझ में आता। तो मैं आपको फिर से प्रकाश डालूंगी, एक बार इसका अध्ययन करिए और ये जानिए कि कितना आवश्यक है हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ना। हाँ, संस्कृत हुई, अंग्रेजी हुई, ऐसे कई भाषाएं हैं जिनके साथ हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो मैं संस्कृत को कहूंगी, अगर आपने संस्कृत लिया तो आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदी के साथ है। और आप देख भी रहे होंगे कि आप जब भी किसी कंपटीशन में जाते हैं,
उसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा टफ है। क्यों लगेगा? क्योंकि वो लगभग संस्कृत से ही पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने कहा ना कि सभी भाषाओं की उत्पत्ति जो है वो हिंद संस्कृत से हुई है। और आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी मातृभाषा होती है, नई शिक्षा नीति भी इस पर काफी प्रकाश डालती है। वो जो उसका एक है कि 5+3+3+4 ये शिक्षा नीति की जो प्रणाली है उसमें जो 5 यानी कि 5 तक जो प्राइमरी लेवल तक वो पढ़ाई हो रही है, उसमें कहते हैं कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करना। जो पहले एक स्कोप था नहीं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना है, इसमें पढ़ना नहीं। अगर आपकी मातृभाषा मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है, कुछ भी है, तो आप अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। और हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर कि हमारी मातृभाषा क्या है। तो ठीक है, हमारी मातृभाषा आपको लगता है नहीं हिंदी है, लेकिन आप इसको भी जानिए कि अगर उसके साथ हमको संस्कृत से जोड़ा गया तो इसका मतलब संस्कृत से ही उसका प्रारंभ हुआ है। हमारे वेद, उपनिषद, आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे सब संस्कृत में है। मैंने कहा ना आयुर्वेद में भी आप जा रहे हैं तो आयुर्वेद के अथर्ववेद में आप चले जाइए। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कितने ऐसे चैप्टर हैं, ऐसे कितने उसमें दिखाए गए हैं जो आपको बताते हैं कि नहीं आयुर्वेद का कितना महत्व तब बढ़ता है जब हम संस्कृत में जाते हैं। तो इसके लिए तो हमें संस्कृत पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, मैं इसको बता नहीं सकती, आगे मैं इस पर और चर्चा करूंगी कि आप किसमें थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कंप्यूटर के लिए अगर आप जाएंगे तो सबसे सरल भाषा इस समय क्या मानी जाती है? संस्कृत। और सबसे सरल भाषा है ये, इसको आप मान लीजिए, लेकिन हमने इसको कठिन बना दिया। हमें लगता है कि नहीं हम इस चीज को नहीं पढ़ सकते, अरे बहुत टफ भाषा है, अरे कैसे कठिन, अरे कहाँ की कठिन। अगर हम कठिनाई से ही भागेंगे, आप घुसिए उस क्षेत्र में, उस विषय में जाइए तो, और जब आपको विषय रुचिकर लगने लगेगा तो आपको लगेगा नहीं अरे ये तो हमारे ऐसी भाषा है कि जो हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को जीवित रखी है। पाश्चात्य देशों के लोग भी आ करके, जैसे कथा कुछ सीखने के लिए लोग आते हैं, कहाँ जानते हैं? वृंदावन, बनारस, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर कथा सिखाया जाता है, कथा कैसे करना है। कथा वाचन जो हो रहा है इसको सिखाने की भी प्रक्रियाएं हमारे यहाँ हो रही हैं, और वो भी आप जानते हैं कि संस्कृत में उसका मूल स्रोत है। कंप्यूटर की सरली भाषा जैसे कि मैंने बताई, तो इस पर हम बहुत सारी संभावनाएं कर सकते हैं करियर की, रोजगार की संस्कृत भाषा में, कि एमए की संस्कृत से करने के बाद हम क्या क्या अपना सकते हैं। इसको मैं आगे और बढ़ाऊंगी, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी है। और बच्चों, आपको ये कहीं ना कहीं से लग रहा होगा कि हम जिस भाषा को बहुत कम उसमें ले रहे हैं, बहुत कमतर आंक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि संस्कृत भाषा आज भी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण भाषा है। और कहते हैं, अब सोचिए कि एक से एक बढ़कर के श्लोक है। मैं तो बच्चों आपसे कहती हूँ ना, लगभग कहती हूँ कि आपके पास एक नित्य शतक की पुस्तक होनी चाहिए। आपको किरातार्जुनीयम पढ़ना चाहिए, आपको शुक्रासोपदेश पढ़ना चाहिए। राजनीति की कितनी सारी बातें शुक्रासोपदेश में बताई गई हैं। नित्य शतक को आप उठा लीजिए तो भर्तृहरि जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सही कहा ना मैंने कि भाई जिसके पास न विद्या है, न रूप, न गुण, मतलब उसके विद्या है ये नहीं है, तो आप जान लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये सब आपको अच्छी अच्छी बातें कहाँ सीखने को मिलती हैं? संस्कृत में। तो मेरा ये जो प्रयास है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप संस्कृत से एमए करिए, ये क्या करिए, मुझे बस ये ज्ञान आप थोड़ा सा आपको ये इस क्षेत्र में बताना था कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये विषय सरल है, मैं यहाँ जाऊंगी, इसमें करियर बहुत है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, तो आप ये मानिए कि वैकेंसी बहुत आ रही हैं, तो जाहिर है कि भीड़ होगी। और जिस क्षेत्र में जितनी भीड़ होगी तो आप कहाँ जाओगे उस भीड़ में? आपको ऐसी क्षेत्र की संभावना तलाश करनी है कि जहाँ भीड़ भी कम हो और कहीं ना कहीं आपके करियर की प्रबल संभावनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार संस्कृत विषय के बारे में सोचना चाहिए, अपने इस भाषा पर गर्व करना चाहिए कि सब इस भाषा का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, और हम ऐसी भाषा का अध्ययन करते हैं जिस भाषा को देव भाषा कहा जाता है। और ऐसी भाषा को पढ़ने में हमें न कहीं शर्म आनी चाहिए। अगर हमें शर्म आती तो हमें अपने आप को भारतीय कहलाने में शर्म आनी चाहिए। और अगर आपको लगता कठिन है तो फिर आपको ये मान के चलना कि आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे विषय बहुत कठिन है।
तो आप एक बार विचार करिए, इस विषय के अनुसंधान में जाइए, इसकी गहराई में जाइए कि क्या है, इस विषय को पढ़ना क्यों आवश्यक है, हम क्या कर सकते हैं इस विषय के साथ, और क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं करियर की। मैंने बताया है, मैंने बहुत सारी चीजों को छोड़ा, ऐसा नहीं है। अभी इसमें करियर की बहुत बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, और आप सब जिस एज में हो उसमें तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैंने बहुत कुछ छोड़ा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबा मैं वीडियो खींचूंगी। बस मैं इतना, उसके बाद आगे के लिए मैं और छोड़ती हूँ, और मैं आगे आप लोगों को कहूंगी कि आगे बढ़िए, अच्छा सोचिए, अपने संस्कार को जीवित रखिए और बहुत आगे जाइए, सफल होइए। फिर से मिलेंगे। नमः संस्कृताय।